हेलो स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन बाय शशि मौर्य। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी कृतिका के अंतर्गत जाज पंचम की नाक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक कमलेश्वर सिंह हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कमलेश्वर जी के बारे में आपको अवगत करा लें, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनके भाषा शैली से। चलिए सबसे पहले हम कमलेश्वर जी के जन्म के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। देखिए, यह कमलेश्वर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए भी किया था और दूरदर्शन में भी इन्होंने कार्य किया था, और उसके अतिरिक्त इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से प्रमुख सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सत्ताईस जनवरी 2002 को दिल्ली का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं राजा निर्वसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये कहानी संग्रह से लिया गया है। वहीं उपन्यास से वहीं बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आदि और कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास से इनका लिया गया है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखी है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं जाज पंचम की नाक। तो देखिए, पहले इनके समरी के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा दें। देखिए, जाज पंचम की नाक, नाक जो होता है इज्जत का प्रतीक होता है। नाक क्या होता है? इज्जत का प्रतीक होता है। देखिए, प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। इस जाज पंचम की नाक की कहानी में यानी उस समय की जो भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता स्वतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है, और जाज पंचम की टूटी नाक लगवाने के लिए अपनी नाक कटवाने को तत्पर दिखाई देते हैं। आया बात समझ में? इस प्रकार यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो सरकार है, यानी भारतीय सरकार की, इसमें मानसिकता को व्यक्त किया गया, भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है कि वर्षों से हम जिनके भी गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता स्वतंत्रता की ही बनी है। जब ये एलिजाबेथ जो ब्रिटेन आने वाली हैं, यानी ब्रिटेन से यानी भारत आने वाली हैं, तो ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि अपने काम काज को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र वहाँ के लग जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं।
यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, चूँकि जमाना नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं। लेखक बताते हैं कि उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, तो उनकी जो चर्चा थी अखबारों में छप रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें छप रही थी कि शाही दौरे पर ये जो रानी एलिजाबेथ यानी शाही दौरे पर निकलने वाली हैं, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तो वहाँ जाएंगी तो क्या क्या पहनेगी। इसके लिए उनके दर्जी भी परेशान थे। उनका सेक्रेटरी शायद जिस दौरे को निकलने वाली होती थी, तो उनका सेक्रेटरी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो दौरा कर लेना चाहता था। अब लेखक बताते हैं कि चूँकि अब ज़माना क्या था, नया हो गया था। यानी पहले के ज़माने में फौज के साथ, सेनाओं के साथ लोग बाहर जाते आते थे, लेकिन अब ज़माना नया हो जाने के बाद सिर्फ फोटोग्राफर की फौज ही तैयार की गई। इंग्लैंड के अखबार की कतरने हिंदुस्तान अखबारों के दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी एक ऐसे हल्के नीले रंग की सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छप जाती थी वह दूसरे दिन क्या है, हिंदुस्तान के भी अखबारों में चिपकी नज़र आती थी कि रानी एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनाया है जिसका कपड़ा रेशमी कपड़ा है, वह हिंदुस्तान से मंगाया है और करीब 400 पाउंड उस पर खर्च आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी दुनिया देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गुज हिंदुस्तान में रहा था। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब वो दौरे पर निकलने वाली थी तो रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छप गई, उनके प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छप गए। उनके घरों में जो नौकर थे, बावर्चियों मतलब रसोई बनाने वाले, खानसामों मतलब प्रबंधक, यानी उनके बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी दुनिया अखबारों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि अखबारों में उनके परिवार में जो कुत्ते पलने वाले थे उनके भी तस्वीर छप गए। बड़ी धूमधाम शोर शराबा मच गया कि इंग्लैंड में शंख बज रहे थे, यानी रानी के आने की पूरी तरह से तैयारी इंग्लैंड में हो रहा था और हिंदुस्तान में वह गुजरा था। इन अखबारों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये की रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत के क्या कहने। और क्या वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते।
और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं, अब खबरों से हिंदुस्तान में क्या है, खबरों से यानी अखबार में जो खबरें छप रही थी पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। राजधानी में तहलका मच गया था कि जो रानी 5000 की रेशमी सूट पहनकर हवाई अड्डे पर उतरेगी उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची रसोई महायुद्ध अपने हाथ पर हथेली पर लेकर लड़े थे, उनकी शान शौकत की क्या कहने। अब वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली अपनी तरफ से देखता है और स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों के मुंह से निकल जाता है कि वो खुदा यानी भगवान की रहमत से हमारे घर पर भी तो आ जाएं और कभी हमारे घर पर भी तो आए। और ये देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। कहने का तात्पर्य है कि नई दिल्ली में जो भी टूटी फूटी चीज़ें थी उसकी मरम्मत हो गई थी, यानी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो लोग अपने से अपने कार्यों में जुट जाते थे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाच नीनों की तरह श्रृंगार किया। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि नई दिल्ली में जब काया पलट हो गया, यानी कहने का तात्पर्य नई दिल्ली की जो भी टूटी फूटी चीज़ें थी लोगों आपस में मिलकर करने लगे, उसकी तैयारी करने लगे, यहाँ तक कि किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा था। यानी जो टूटी फूटी सड़क बनकर नए हो गए, वहाँ के जो धूल थे उसको साफ कर दी गई, इमारतों को एक नई नवेली बधुओं की तरह सजा दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जाट पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जाट पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब यहाँ लेखक कहता है कि लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल बात थी कि जाट पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन जाट पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। यह बहुत बड़ी मुसीबत बात थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जाट पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जाट पंचम की नाक की एक लंबी बहुत बड़ी कहानी है और इस नाक के लिए बड़े से बड़े तहलके भी मचे थे। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव भी पास किया गया था, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे और वहाँ पर गर्मा गर्म बहसें भी हुआ था। अखबार में जो भी वहाँ की बहसें होती थी वो छाप दी जाती थी। अब बहस इस बात पर हुई थी कि जाट पंचम की मूर्ति से नाक हटा दी जाए या रहने दी जाए। यानी इसी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन होता आ रहा था, जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता आया है, उसी प्रकार यहाँ पे भी राजनीतिक आंदोलन होता आ रहा था। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। और जो लोग खामोश थे, चुप थे, वो बहुत ही ताकतवर थे। वह दोनों तरफ थे, पक्ष में भी थे और विपक्ष में भी थे। यह आंदोलन चल रहा था। जाट पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुल्ला युद्ध भी होता रहा। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह आंदोलन चल रहा था कि जाट पंचम की नाक हटा दिया जाए या रहने दिया जाए। और उसी समय जाट पंचम की नाक के लिए ही हथियारबंद पहरेदार सैनिक भी तैयार कर दिए गए थे। क्या किसी का मजाल था कि वहाँ नाक तक वह कोई पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी
कि जिन लोगों का हाथ वहाँ तक पहुँच गया उन्हें वो बहुत ही शांत शौकत से उतारकर उसे उस मूर्ति को अजायब घरों में डाल देते थे। कहीं कहीं तो शाही मतलब राजघराने से लिया गया है, यानी कहीं लाटो मतलब मूर्ति, कहीं कहीं तो राजघराने वाली जो मूर्ति होती थी उनके नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का युद्ध होता है जिसे छापा मार युद्ध कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का युद्ध होता है जिसे हम छापा मार युद्ध कहते हैं। और कहीं कहीं तो राजघराने की जो मूर्तियाँ होती थी उनके नाक के लिए क्या गुरिल्ला युद्ध भी हो जाया करता था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने पहली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहें, गश्त लगाती रहें और लाट की नाक चली गई। और उसी ज़माने में एक हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट है, मूर्ति है, यानी उस पर से नाक एकाएक गायब हो गया। वहाँ हथियारबंद सैनिक खड़े थे, अपना चक्कर काट रहे थे, फिर भी मूर्ति से नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों मतलब होता है भलाई चाहने वाला, कि एक मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि अब वहाँ पर रानी, सभी लोग में यह बात छिड़ने लगा कि रानी आए और नाक न रहे, यानी रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो। एकाएक क्या हो गई, ये परेशानी बढ़ गई। सभी में सरगर्मी यानी जोश उत्पन्न हो गया कि देश के भलाई चाहने वालों को बुलाया गया और उनके बीच एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए कि यहाँ नाक पर मूर्ति है कि अगर यह नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, अर्थात मूर्ति पर से नाक हटा लिया जाए या रहने दिया जाए या उसे खोज लिया जाए जो गायब हो गई थी। उच्च स्तर पर मसले हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। इस प्रकार लेखक कह रहा है कि उच्च स्तर पर यानी इस मशवरे के लिए एक मशवरा पेश किया गया। सभी लोग अनेक प्रकार के दिमाग लगाएं और उन्होंने तय किया कि किसी न किसी हालत में इस मूर्ति पर नाक होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते हुए वहाँ के लोगों ने मूर्तिकार को बुलाने का आदेश दिया कि फौरन दिल्ली में मूर्तिकार को बुलाया जाए। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। उनके चेहरों पर कुछ लटके, सब कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब देखिए, मूर्तिकार दिल्ली में हाजिर हुआ। वो तो कलाकार था लेकिन उस पैसे से बेचारा लाचार था और जो आदेश दिए थे उनके चेहरे पर जब मूर्तिकार अजीब प्रकार की परेशानी देखा कि कुछ के चेहरे लटके हुए, कुछ उदास हैं, कुछ चिंतित हैं, तो उनकी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। और तभी एक आवाज़ सुनाई देती है मूर्तिकार को कि जॉर्ज पंचम की नाक, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब देखिए, जब मूर्तिकार को यह आवाज़ सुनाई दी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर यह मुझे मालूम होना तो चाहिए कि लाट कब की बनी है, कहाँ की है और इस लाट पर पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका और एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों की पेट चीरना मतलब खोलकर देखना
अब कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। अब देखिए, सभी जो आदेश मूर्तिकार को दिए थे, हुक्मों मतलब आदेश देने वाले जो थे, सभी एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मूर्ति कब की है, कहाँ की बनी है और पत्थर कहाँ से आया है। ये चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सब तुम पता करो। खैर मामला हल हुआ। खैर इस बात को लेकर मामला हल हुआ और एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उससे सौंप दिया गया। पुरातत्व यानी पुराना जो फाइल था विभाग में रखा गया था, पुराने फाइल उसको खोलकर देखा गया, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए अपना बयान किया कि सर मेरी खता यानी मेरी गुस्ताखी माफ़ की जाए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यानी इस फाइलें में कुछ भी शेष नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।